हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी टीचर भर्ती, आप लोग को पता है, टीचर भर्ती वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों का नोटिफिकेशन निकल चुका है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हम लोग आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो जो सीजीपीएससी आईक्यू चैनल है, इसके माध्यम से जुड़ करके आप यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे भी हम लोग ऐसा वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते रहेंगे। और जो भी बाल विकास है, जितना भी आपका सिलेबस है लगभग, उसको हम लोग कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़ेंगे और बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आरटी अधिनियम, जिसको हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसे आप लोग को पता होगा अलग से जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है और हमें उसको शिक्षा देना अनिवार्य है। तो हमें 3 अनुच्छेद याद रखना है संविधान का। एक तो 21A मौलिक अधिकार है, जिसमें सरकार को यह बाध्य किया गया है। इसके लिए हम लोग का न्यायालय का शरण भी ले सकते हैं यदि हाँ इसका हनन होता है तो। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम बच्चों को स्कूल के पूर्व शिक्षा देने, उनके बाल्यावस्था की देखरेख करने का सरकार को निर्देश दिया गया है, जो आता है नीति निदेशक तत्व में। और तीसरा अनुच्छेद हमको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ करके पेरेंट्स को, जो पालक होते हैं, उनको यह बताया गया है कि आप लोग को बच्चों को, अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा देने का आप लोग का कर्तव्य है। ये 3 अनुच्छेद याद रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि 2023 शिक्षक भर्ती में यहाँ से अनुच्छेद से डायरेक्ट प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 24 में क्या है। तो ये अनुच्छेद हमको याद रखना है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। देखो, ये आरटी अधिनियम का नाम है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन आपको प्रश्न ये पूछेगा कि ये लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं राज्य के, श्री गजेंद्र यादव जी, उन्होंने घोषणा किया है कि जब अगले सत्र से 1 अप्रैल 2027 आएगा, वहां से शिक्षा सत्र स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल 2010 से हमारा शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहला धारा में किसी भी वो जो अधिनियम होता है, उसका नाम होता है। शिक्षा एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह पूरे भारत में लागू है। आपको धारा 2 याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी अधिनियम का धारा 2 हमेशा परिभाषा ही रहता है, और उसमें बालक, वंचित समूह, कमजोर वर्ग, स्कूल, प्राथमिक शिक्षा, ये आदि सभी का परिभाषा दिया गया है। अब आते हैं धारा 3 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है, जो हम लोग पता है कि पहले ही देख चुके हैं। इस अधिनियम का नाम ही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से आप लोग क्या समझते हैं कि यदि इस अधिकार का हनन हुआ तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, और अनुच्छेद 226 के तहत अपना उच्च न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं धारा 4। तो स्कूल न जाने वाले ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी आयु के अनुसार सही कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इससे आप लोग क्या समझते हैं? हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि 6 वर्ष के बच्चों को एडमिशन देना है, लेकिन मान लो कि बच्चा किसी कारणवश वो 8 वर्ष का हो गया और उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट तो उसको तीसरी कक्षा में भर्ती देंगे। ये अनुच्छेद 4 बोलता है कि उनके आयु के अनुसार सही कक्षा में प्रवेश देना है। अब आते हैं धारा 5, ये महत्वपूर्ण है। आईएमपी सबसे महत्वपूर्ण धारा 5 से याद रखना है आप लोग को, स्थानांतरण जो टीसी होता है,
तो यदि बच्चा तीसरी तक एक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद वो दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसको टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने का पूरा अधिकार है। अब आते हैं हम लोग धारा 6 में। तो धारा 6, सरकार निर्धारित दूरी 1 से 3 किलोमीटर के भीतर पड़ोस स्कूल की स्थापना करेगी। तो आपको दो चीज याद रखना है। जो प्राथमिक स्कूल होता है पहली से लेकर के 5वीं तक, वो 1 किलोमीटर की दूरी में रहेगा। और जो 6वीं से जो 8वीं तक का स्कूल है, वो आपका रहेगा 3 किलोमीटर से कम दूरी में स्थापना करना है। तो ये दो चीज को आपको याद रखना है। धारा 6 में बोला गया है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए स्कूल, और जो मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। अब आते हैं धारा 7, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर होने वाले वित्तीय खर्च के आपस में साझा करेगी। तो आप लोग को पता है कि जो भी अधिनियम बनता है उसमें जो खर्च आएगा वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। अब हमको धारा 8 याद रखना है। तो धारा 8, 9, 10 को आप लोग एक साथ रखेंगे याद। अब देखो, बस इसको वन लाइनर आपको याद रखना है कि धारा 8 में सरकार का कर्तव्य है कि सरकार क्या क्या करेगा, बुनियादी ढांचा का विकास करेगा, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। धारा 9 में क्या बोला है, स्थानीय प्राधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारी किसको बोलते हैं, शहर में नगर निगम होता है और गांव में पंचायत होता है। तो ये उनका कर्तव्य है कि बीच बीच में उन स्कूलों का रिकॉर्ड रखे, उनकी उपस्थिति देखे और वहां जाके निरीक्षण करे कि जो अच्छे से प्रावधान है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 10 में है बच्चों को उस स्कूल भेजना माता पिता और अभिभावक का संवैधानिक कर्तव्य है। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि धारा 51A जो मौलिक कर्तव्य है उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, वो माता पिता का कर्तव्य है। तो 8, 9, 10 सरकार के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और अभिभावक के कर्तव्य। अब आते हैं हम लोग धारा 11, सरकार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा आंगनबाड़ी की व्यवस्था कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया है, नीति निदेशक तत्व है जो धारा 45, उसमें सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो बाल्यावस्था देख रेख है, तो 6 वर्ष से पहले क्या होता है, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी की स्थापना करने का भी धारा 11 में बताया गया है। अब देखते हैं हम लोग धारा 12, ये भी बहुत आईएमपी है। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होगी। इससे आप लोग क्या समझे कि धारा 12 में जो प्राइवेट स्कूल होता है वहां पर 25% जो गरीब स्टूडेंट है, जो प्राइवेट स्कूल में फीस देने का क्षमता नहीं है, उनको 25% सीट उनके लिए आरक्षित रहेगा। आप लोग सुने भी होंगे कि प्राइवेट स्कूल में आरटीई के तहत अभी एडमिशन चल रहा है वगैरह वगैरह। अब देखते हैं धारा 13। तो धारा 13 में ये बोला गया है कि प्रवेश के समय कोई डोनेशन, कैपिटेशन फीस या छात्र या माता पिता से इंटरव्यू लेना प्रतिबंधित है। जैसे हम लोग बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, डीपीएस में जाते हैं, जैन इंटरनेशनल में जाते हैं, तो वहां तो लाख रुपए आपको पहले कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। तो आपको सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा, ना कोई इंटरव्यू लिया जाएगा, ना तो छात्र का लिया जाएगा, ना माता पिता का लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 14। धारा 14 में आयु का कोई कानूनी प्रमाण पत्र होने पर भी बच्चे को, ना होने पर भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। एक्चुअल में क्या होता है कि जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन मान लो किसी कारणवश किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो धारा 14 के तहत उसको बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी एडमिशन देना है। अब आते हैं हम लोग धारा 15। धारा 15 में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद या निर्धारित तिथि बीत जाने पर बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, मान लो कि 16 जून को स्कूल खुलता है, तो 16 जून से 30 जून तक एडमिशन चलता है। लेकिन मान लो बच्चा किसी कारणवश जून जुलाई में नहीं भर्ती ले पाया, यदि वो अगस्त सितंबर तरफ भी आता है तो उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, धारा 15 में कभी भी शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी हम उसको एडमिशन देंगे। आगे बढ़ते हैं, धारा 15 के बाद हम लोग देखते हैं धारा 16। धारा 16 में बोला गया है कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल करने या स्कूल से निकालने पर रोक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। इसको आप लोग जान रहे होंगे कि 8वीं तक के अब किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, उनको जनरल प्रमोशन दिया जाता है।
ताकि इसके पीछे ये सोच था कि बच्चे को फेल हो करते हैं तो वो बच्चा वहीं पढ़ाई छोड़ देता है। इस वजह से गवर्नमेंट को ये लगा कि 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना है। तो कैसे याद रखना है, धारा 16 और 8वीं तक बच्चे को पास करना है। धारा 17, तो 17 से आप लोग याद रखना कि खतरा, खतरा मतलब बच्चों को शारीरिक दंड देने से टीचर को खतरा हो जाएगा। तो ना तो बच्चे को शारीरिक दंड देना है और ना ही बच्चे को मानसिक दंड देना है। मानसिक दंड मतलब उसको ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे उनके पढ़ाई में या मानसिक रूप से उनको क्षति पहुंचे, और शारीरिक दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये जो दंड नहीं देने का प्रावधान है 17। अब आते हैं हम लोग धारा 18। धारा 18 में बोला गया कोई भी स्कूल बिना सरकारी मान्यता प्राप्त के संचालित नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी जो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनको सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य है, उसके बिना स्कूल नहीं खोला जा सकता। इसको याद रखना है, धारा 18। धारा 19 में बोला गया है सभी स्कूलों को निर्धारित मानदंड जैसे भवन, शौचालय, पेयजल, मैदान, खेल का मैदान, मतलब इसको बोलते हैं आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। किसी भी स्कूल में जो आधारभूत संरचना है भाई, डस्टर होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, भवन होना चाहिए, पीने का पानी की व्यवस्था होना चाहिए और बच्चों को खेल के लिए मैदान होना चाहिए। ये बोला है निर्धारित मानकों का निर्धारण अपना धारा 19 में है। अब हम लोग आते हैं धारा 20 में। केंद्र सरकार को समय समय पर स्कूल के मानकों और अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है। तो केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है कि भाई समय के साथ अभी जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है, पहले क्या होता था कि बोर्ड से पढ़ाई होता था, लेकिन अब स्मार्ट बोर्ड लगने लगा है स्कूलों में। पहले एनालॉग घड़ी आता था, अब डिजिटल घड़ी लगने लगा है। तो सरकार आपको कभी भी समय एवं परिस्थिति के अनुकूल वो मानक तय कर सकती है, ये बोला गया धारा 20 में। धारा 21 ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है। प्रत्येक सरकारी स्कूल स्कूल प्रबंधन समिति बनेगी जिसमें 75% सदस्य अभिभावक होंगे। तो इसको एसएमसी बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति। ये दिया गया धारा 21 में, जिसमें 75% सदस्य अभिभावक होंगे। तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके अभिभावक, माता पिता हो, वो लोग शामिल रहते हैं। पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल रहते हैं। जो स्कूल में प्रधान पाठक होते हैं, अन्य टीचर होते हैं, वो लोग मिला के शाला प्रबंधन समिति का निर्माण होता है। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। धारा 21 को आपको याद रखना है, शाला प्रबंधन समिति। धारा 22 स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल के विकास के लिए 3 साल का प्लान बनाएगी। तो जो एसएमसी है वो आने वाले 3 साल में हमको स्कूल को कैसा बनाना है, क्या क्या कमी है उसको सुधार करना है, ये प्लान बनाएगी। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करता है। वर्तमान में आप लोग जान रहे होंगे, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उनको टेट लगता है वर्ग 3 में, वर्ग 3 को टेट और सी टेट, सीजी टेट या फिर सी टेट, किसी को एक भी होगा तो भी काम चल जाएगा। तो 1 से 5 के लिए अलग टेट होता है और 6 से 8 के लिए अलग टेट होता है। तो ये न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। किसमें है, धारा 23 में। और ये जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए हैं। सीधा सीधा यहाँ से उठा करके प्रश्न दिया था कि धारा 24 में क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य है, इसको याद रखना है। जैसे समय पर आना है, पाठ्य पुस्तक पूरा करना है, अभिभावकों से बैठक लेना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी जो वीएसके ऐप है उसके माध्यम से शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो रहा है। सुबह जाने 10 बजे जाकर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस करना है और शाम को 4 बजे निकलते समय आपको फिर एक बार अटेंडेंस करना है। तो ये है समय पर आना है, पाठ्य पुस्तक पूरा करना है। तो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि क्या बनाना पड़ता है, डेली का आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, कितने बच्चों ने सीखा। जैसे आप लोग डीएड बीएड करते समय देखे होगे लेसन प्लान बनवाते हैं, वही है ये। उसके बाद देखते हैं हम लोग अभिभावकों से बैठक लेना। तो बीच बीच में अभिभावकों को बुलाना है, जो कमजोर बच्चे हैं उनसे अभिभावकों से संपर्क करना है कि आप थोड़ा से आप लोग भी समय दीजिए। हम लोग तो स्कूल में दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यदि बच्चों को थोड़ा सा समय दिए तो उनका स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है। अब आते हैं हम लोग धारा 25, छात्र शिक्षक अनुपात तय किया जाता है।
तो इसको याद रखना है, प्राथमिक स्कूल जो 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए 30 स्टूडेंट में एक टीचर होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक मतलब 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के प्रत्येक 35 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25, ये धारा भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग धारा 26 में। किसी भी स्कूल में शिक्षकों के कुल पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं रखे जा सकते। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जितना वहाँ स्कूल में जो स्वीकृत पद है उसके 10% से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए, इसीलिए समय समय पर शिक्षकों की भर्ती कराई जा रही है। अब आते हैं धारा 27। शिक्षकों को केवल चुनाव, जनगणना, आपदा राहत के अलावा किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो 3 चीज याद रखना, चुनाव, दूसरा जनगणना और तीसरा आपदा राहत। ये 3 चीज के अलावा शिक्षकों का ड्यूटी कहीं और अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, ये बोला है धारा 27 में। धारा 28 भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। सरकारी शिक्षकों द्वारा निजी तौर पर ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। तो आप लोग ये चीज देखे होंगे, जो सरकारी टीचर है उनको निजी ट्यूशन पढ़ाने का अधिकार नहीं है। उन पर यदि ऐसा करते हैं तो उन पर सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकता है। अब आते हैं धारा 29 में। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा और शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा होगा। तो जैसे आप लोग एनईपी पढ़े होंगे, तो एनईपी का मुख्य उद्देश्य भी वही है। धारा हम लोग पढ़े हैं 350 का में मातृभाषा में शिक्षा देना है बच्चों को। संभव है तो 8वीं तक देना है, नहीं तो 5वीं तक तो अनिवार्य रूप से उनके मातृभाषा में शिक्षा देना है। और दूसरा पॉइंट याद रखना, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चों की जो आयु और योग्यता के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार हमको शिक्षा देना है। और लास्ट में आते हैं धारा 30। धारा 30 में बोला गया प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 पूरी होने तक बच्चे की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और इसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो धारा 8वीं तक, पहले इसमें 8वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी करके था, लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। अब 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा संचालित हो रही है। प्राथमिक शिक्षा जब 8वीं तक के बोलते हैं, उसमें अब 5वीं में और 8वीं में क्या होगा, अब बोर्ड परीक्षा संचालित किया जा रहा है। पहले के अधिनियम में यही बोला गया था कि 8वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, लेकिन अब लिया जाएगा। इस प्रकार से हम 1 से 30 तक के अनुच्छेदों को देखें, और आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे और भी अनुच्छेद है, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल यहीं तक याद करना है। और इसमें भी जैसे 12 अनुच्छेद है, 16 है, 17 है, 21 है, उसके बाद 24 है, 25 है, 27 है और 28 है। इन अनुच्छेदों को तो बिल्कुल रट्टा मार के रखना है। इसके बाद देखते हैं आगे, हम लोग इसी प्रकार क्लास जारी रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत पसंद आएगा, और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।